हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाक्य के बारे में। हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सभी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है आपका, चाहे यूपीएसआई हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, कुछ भी एग्ज़ाम हो जिसमें अगर हिंदी आ रही है तो आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं आपको वीडियोज़ डालूंगा तो आपको अपडेट मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लें कि वाक्य का अर्थ होता क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वाक्य की डेफिनेशन क्या है। आपको ध्यान से सुनना है। ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो तथा पूरा आशय प्रकट कर सके आपका वाक्य कहलाता है। तो इसमें तीन चीजें हैं। एक तो क्या होगा, ये आपका सार्थक होगा, सार्थक शब्द समूह होगा। दूसरी चीज क्या है, व्यवस्थित होगा। और तीसरी चीज क्या है, इसमें ये क्या करेगा, आपका एक पूर्ण अर्थ देगा, पूर्ण अर्थ प्रदान करेगा आपको। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर वाक्य क्या हो गया, ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो और पूरा आशय प्रकट करता हो, वो आपका वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लूँ, यहाँ पे ये का मैंने लिखा, तो क्या ये वाक्य होगा? तो आप कहोगे सर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि का एक पूरा अर्थ नहीं है। ठीक है, और ना ही ये शब्द है। तो तीन चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। सार्थक शब्द समूह होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और फिर क्या है, पूरा आशय प्रकट करना होना चाहिए। तो केवल का या केवल खा लिख दूं, यहाँ पे मैं केवल गा लिख दूं या केवल ला लिख दूं, तो ये आपके वाक्य नहीं होंगे, क्योंकि ये इनका अपने आप में अर्थ नहीं है। तो यहाँ पे वाक्य क्या होंगे? तो वाक्य क्या है, जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे क्या मिला आपका, ये आपका जैसे का है, माँ है और आपका ला है, ये आपके क्या हो गए, वर्ण हो गए। वर्णों से मिलके क्या बनता है, वर्णों से मिलके शब्द बनता है। जैसे यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इनको, तो ये हो गया आपका कमल। क्या हो गया, कमल। अगर मैं इसको कर दूं लमक, तो लमक कोई शब्द बनेगा? तो यहाँ पे कोई शब्द बनेगा ही नहीं। तो कहने का मतलब शब्दों का सार्थक समूह होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगर शब्द में विभक्ति आप जोड़ दोगे तो आपका वो क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा पद। जैसे कमल का फूल, कमल का फूल। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि कमल एक अलग शब्द है, फूल एक अलग शब्द है। अगर इन दोनों को मैंने विभक्ति का से जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, एक तरीके से पद बन गया। तो पद में क्या होते हैं, आपके दो या दो से अधिक शब्द विभक्ति के द्वारा जुड़े रहते हैं, वो आपका पद कहलाता है। ठीक है, वाक्य क्या होता है? अब वाक्य को हम कह सकते हैं पदों का जो सार्थक समूह होता है, जिसमें कई सारे पद होते हैं। पदों का सार्थक समूह क्या कहलाता है, आपका वाक्य कहलाता है। जैसे कमल का फूल तो आपका पद हो गया। और मैंने कहा कमल जल में खिलता है। ठीक है, कमल जल में खिलता है, तो ये पदों का एक सार्थक समूह हो गया। तो इसको हम क्या कह देंगे, वाक्य कह देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो वाक्य के कई सारे प्रकार होते हैं। वाक्य के रचना के आधार पर अलग भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर अलग भेद होते हैं। तो अभी हम पढ़ रहे हैं कि वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद हैं। तो यहाँ पे जो आपके वाक्य के अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। तो 8 भेद कौन कौन से हैं? विधानार्थक वाक्य, निषेधार्थक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य और प्रश्नार्थक वाक्य। आगे हम बढ़े, आगे आप देखोगे तो इच्छार्थक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य, संकेतार्थक वाक्य और विस्मयादि बोधक वाक्य। तो आपके कुल मिलाकर कितने वाक्य होते हैं? 8 प्रकार के वाक्य होते हैं और सभी ने ये पढ़ा होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला जो है आपका विधानार्थक वाक्य होता है। तो विधानार्थक वाक्य में क्या होता है, जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाए। जैसे किशनलाल और रमेश चंद्र परीक्षा देने चले गए। तो यहाँ पे जिस वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है, तो वहां पे क्या कहलाता है, आपका विधानार्थक वाक्य कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का बोध कराने वाले वाक्य हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका विधानार्थक वाक्य या कथनात्मक वाक्य भी इसको कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कि छात्राएं नाच रही हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति का बोध करा रहा है। तो स्थिति का बोध कराने पे क्या होता है, विधानार्थक वाक्य होता है। जैसे मैंने लिखा मैं कल आगरा गया था, तो ये भी क्या करा रहा है, स्थिति का बोध करा रहा है। व्यक्ति की या वस्तु की स्थिति का जब बोध कराया जाता है तो वो क्या कहलाता है, विधानार्थक वाक्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। निषेधार्थक वाक्य। निषेधार्थक वाक्य क्या होते हैं, जिस वाक्य में किसी बात के ना होने का बोध हो, उसको हम क्या कहते हैं, निषेधार्थक वाक्य कहते हैं। ठीक है,
जैसे मैं किसी से लड़ाई मोल नहीं लेना चाहता, तो यहाँ पे नहीं, जहाँ पे ना वाला आ जाए अर्थ तो वहाँ पे निषेधार्थक वाक्य होगा। फिर है आपका आज्ञार्थक वाक्य, जिस वाक्य से आज्ञा, उपदेश अथवा आदेश देने का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे शीघ्र जाओ वरना गाड़ी छूट जाएगी, तो यहाँ पे क्या है, आज्ञार्थक वाक्य है, मतलब इसमें आज्ञा दी जा रही है, उपदेश दिया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है, तो उस वाक्य को हम क्या कहते हैं, आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं, ध्यान रखना। आगे हम बढ़े तो देखिए अगला जो आपका वाक्य है वो है प्रश्नार्थक वाक्य। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके इसमें नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसके आगे जिसमें क्या वो प्रश्न पूछा जाए, जिसमें प्रश्नात्मक भाव प्रकट हो, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कौन है, उसका नाम क्या है, या जैसे ताजमहल कहाँ है, तो इस तरीके से जो वाक्य होते हैं उसमें उसको हम प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। फिर है इच्छार्थक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा या आशीष के भाव का बोध हो, जैसे दीर्घायु हो, जिसमें आशीर्वाद आपको दिया जाए या जिसमें इच्छा प्रकट की, जैसे धनवान बनो, तो ये क्या है आपका इच्छार्थक वाक्य हो जाएगा। फिर है संदेहार्थक वाक्य, जिस वाक्य से संदेह का बोध हो, जैसे श्रुति मुझे भूल चुकी होगी, तो चुका होगा, चुकी होगी वाले जितने भी होते हैं वो आपके संदेहार्थक वाक्य होते हैं। फिर है संकेतार्थक वाक्य, जिस वाक्य से संकेत का बोध हो, जैसे यदि तुम कन्याकुमारी चलो तो मैं भी चलूं, तो यहाँ पर क्या है, ये एक तरीके से संकेतार्थक वाक्य, जिसमें क्या है आपका संकेत का बोध हो रहा है, यदि तुम कन्याकुमारी चलोगे तो मैं भी चलूंगी, ठीक है। तो संकेत मतलब ये किसी और की तरफ संकेत कर रहा है, तो तुम अगर चलोगे तभी मैं चलूँ, ठीक है। फिर आपका है विस्मयादि बोधक वाक्य, तो जिस वाक्य में विस्मयादि के भाव प्रकट हो, मतलब विस्मयादि का मतलब यह है कि एक तरीके से जो आपको जब कोई चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, आप मतलब किसी भी चीज़ को देख करके आप आश्चर्यचकित हो जाते हो, तो उसको हम कहते हैं विस्मयादि बोधक वाक्य। जैसे आह कैसा सुहावना मौसम है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, आपके 8 भेद होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है, और सभी बहुत आसान है, इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे हम बढ़ जाते हैं, तो देखो वाक्य के बारे में अगर हम और थोड़ी सी बात कर लें, तो वाक्य रचना के बारे में बात करें तो वाक्य में आपके दो चीज़ें होती है, एक तो होता है उद्देश्य, दूसरा होता है आपका विधेय। एक होता है उद्देश्य, ठीक है, एक उद्देश्य होता है और दूसरा क्या होता है आपका विधेय होता है, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर देखो बात करें कि उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य होता है कर्ता, जो आपका कर्ता होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं, मतलब जिसके विषय में कुछ कहा जाए या उसे सूचित करने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं, उद्देश्य कहते हैं। और दूसरी बात विधेय क्या होता है, विधेय होती है आपकी क्रिया, विधेय क्या होती है, क्रिया। उद्देश्य कर्ता, विधेय क्रिया होती है, यानी उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है अथवा उद्देश्य जो कुछ कार्य करता है वह विधेय कहलाता है, ठीक है। यानी जिसके विषय में कुछ कहा जाए तो वो उद्देश्य होगा, और उद्देश्य के विषय में जो भी कुछ कहा जाए या उद्देश्य जो कुछ कार्य करेगा वो आपका क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें और हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम वाक्य के भेद करें, वाक्य के भेद की बात करें, तो अभी हमने इससे पहले जो वाक्य के भेद पढ़े थे वो 8 प्रकार के भेद पढ़े थे, वो थे अर्थ के आधार पर भेद। ये जो है आपके किसके आधार पर है, ये रचना के आधार पर है। रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं वो कितने होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं रचना के आधार पर, ठीक है। ये है आपके रचना के आधार पर, ये कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अब यहाँ पे आप देखो, मैं आपको इनके कुछ पहचान बता दूं, किस तरीके से आप पहचानोगे कौन सा साधारण वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है, कौन सा मिश्रित वाक्य है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर परिभाषा की इसकी बात करें तो जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही समापिका क्रिया हो तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। यानी जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य होगा और एक ही क्रिया होगी, एक उद्देश्य व विधेय होगा उसमें, तो वो क्या कहलाएगा, आपका साधारण वाक्य कहलाएगा। जैसे बच्चा दूध पीता है, तो यहाँ पर बच्चा क्या हो गया, यहाँ पर उद्देश्य हो गया, कर्ता हो गया, और एक ही क्रिया होगी, मतलब दूध पीना क्या होगी, आपकी क्रिया होगी। तो एक ही उद्देश्य एक ही क्रिया, वो आपका साधारण वाक्य, सिंपल सी बात है। श्रेय गेंद से खेलता है, तो एक ही बात हो रही है भाई, क्रिया तो एक ही हो रही है ना इसमें, और कर्ता भी आपका एक है,
ठीक है। जैसे राधा गाना गा रही है, तो राधा गाना गा रही है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपका एक उद्देश्य होगा और एक ही क्या होगा, विधेय होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर और हम देख लें तो इन वाक्यों में एक कर्ता और उसकी एक ही क्रिया है, जैसे ऐसे वाक्यों को हम क्या कहेंगे, साधारण वाक्य कहेंगे। विशेष क्या है इसमें, इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ उसके विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ सकते हैं। जैसे अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, कहने का मतलब यह है कर्ता के साथ उसके विस्तारक। अब यहाँ पे विस्तारक क्या है, विस्तारक का मतलब यह है जैसे कर्ता के लिए जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, विस्तारक कहेंगे। जैसे बच्चा दूध पीता, तो यहाँ पर अगर हम यूज कर दें कि अच्छा बच्चा दूध पीता, तो बच्चा जो है यहाँ पे क्या है, कर्ता हो गया, उद्देश्य हो गया, और उद्देश्य को मतलब दिखाने के लिए हमने यहाँ पे क्या प्रयोग किया है, अच्छा बच्चा। तो यहाँ पे अच्छा बच्चा हमने यहाँ पे अच्छा लगा दिया, तो ये क्या हो गया, आपका उद्देश्य के विस्तारक हो गया, यानी कर्ता के साथ में जो भी शब्द प्रयोग किए जाएंगे उसे हम कर्ता का विस्तारक कहेंगे, जो भी आपका विशेषण लगेगा, और क्रिया के साथ जो भी विशेषण लगेगा उसे हम क्रिया का विस्तारक कहेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर बात आ गई कि दूध पीता है, तो अच्छी तरह पीता है, दूध बच्चा दूध अच्छी तरह पीता है, तो अच्छी तरह जो लग गया वो भी क्या हो गया, आपका एक तरीके से विस्तारक हो गया। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यहाँ पे उद्देश्य एक होगा और आपका कह सकते हो विधेय भी एक होगा, यानी कर्ता एक होगा, क्रिया भी यहाँ पर एक ही होगी, वो आपका क्या कहलाएगा, साधारण वाक्य कहलाएगा। बाकी इससे आप मतलब ना रखो, सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हम देखेंगे संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य या जटिल वाक्य। अब यहाँ पे देखो, इसमें क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक जैसे पर, किंतु और या आदि से जुड़ जाते हैं तो संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। एक डेफिनेशन मैं आपको और बता देता हूँ। दो या दो से अधिक सरल या मिश्रित वाक्य, उपवाक्य है समुच्चय बोधक अव्यय, और जैसे यहाँ पर क्या होगा, समुच्चय बोधक अव्यय, या ध्यान रखना समुच्चय बोधक अव्यय होते क्या है, तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं और, वा, अथवा, यद्यपि, तथापि, परंतु, किंतु, लेकिन, या, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ जाते हैं तो ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना ये। अब यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे, तो देखो ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए मैं जल्दी ना उठा, तो यहाँ पे दो आपके साधारण वाक्य हो गए, ठंडी हवा चल रही थी इसीलिए मैं जल्दी ना उठा। तो यहाँ पे इनको जोड़ने के लिए हमने क्या किया, एक समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग कर लिया। मैंने तुम्हारी काफी प्रतीक्षा की पर तुम ना आए, तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, यहाँ पर भी आपका कितने अव्यय का प्रयोग, यहाँ पे आपका समुच्चय बोधक शब्द क्या है, पर यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, दो साधारण वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। हम कार्य तो करना चाहते हैं किंतु उसे भली भांति नहीं करते, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्यों, किंतु यहाँ पे क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है, और यहाँ पर दोनों जो यहाँ पे आपके दो साधारण वाक्यों को ये जोड़ रहा है, ठीक है। तो इन वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य इसलिए पर, किंतु समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े हुए हैं, और ऐसे वाक्यों को हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब देखो बात ये आती है कि मिश्रित वाक्य क्या होता है। तो अब जब आप मिश्रित वाक्य पढ़ोगे ना तो आपको संयुक्त वाक्य और ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे संयुक्त वाक्य आपका फिर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं संयुक्त वाक्य क्या होता है। अब देखो परिभाषा की अगर हम बात करें, जब किसी विषय पर पूर्ण विचार प्रकट करने के लिए कई साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है तो ऐसे रचित वाक्य ही मिश्रित वाक्य कहलाते हैं। जब किसी विषय पर आप पूर्ण विचार करते हो, उसको प्रकट करने के लिए साधारण वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य की रचना करनी पड़ती है तो ऐसे रचित वाक्यों को ही हम क्या कहते हैं, मिश्रित वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मिश्रित वाक्य में क्या होगा, एक मुख्य उपवाक्य होगा और दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा। आश्रित उपवाक्य जो हो सकता है वो आपका एक से अधिक भी हो सकता है। अब देखो मुख्य उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य मतलब यहाँ पर ये होगा, वाक्य में आपकी दो क्रियाएं होंगी, बाद वाली जो क्रिया होगी वो पहली वाली क्रिया पर निर्भर या आश्रित होगी। बाद वाली क्रिया
वो पहली वाली क्रिया पर क्या होगी, आश्रित होगी। पहली बात, मुख्य पहचान आपकी यही है संयुक्त वाक्य में और मिश्रित वाक्य में, यही आपके इन दोनों को अलग करेगी। बाकी समुच्चय बोधक शब्द तो दोनों में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ मिश्रित वाक्य में क्या होगा, दो क्रियाएं होंगी, ठीक है, और यहाँ पर आपके जो बाद वाली क्रिया होगी वो पहली वाली क्रिया पर निर्भर करेगी। या कि हम कह सकते हैं कि मिश्रित वाक्य में आपके दो उपवाक्य होंगे, एक होगा मुख्य उपवाक्य और एक होगा आश्रित उपवाक्य। और जो यहाँ पे आश्रित उपवाक्य जो होगा वो आपके मुख्य उपवाक्य पे निर्भर करेगा, ठीक है। लेकिन आपका संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होता। दूसरी चीज क्या है कि मिश्रित उपवाक्य में भी कुछ आपके क्या होते हैं, समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। जैसे आप कह सकते हैं जो जो यहाँ पे किसके लिए यूज होगा, मिश्रित वाक्य के लिए यूज होगा। जैसे, एक मिनट यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको, यहाँ पर देख लो, जैसे कॉमा वैसे, ये शब्द भी किसके में प्रयोग होगा, मिश्रित वाक्य के लिए प्रयोग होगा। जिसका, उसका, चूंकि, ताकि, जिससे कि, इसलिए, ये सब जुड़े होंगे। हालांकि इसलिए आपका संयुक्त वाक्य में भी आ जाता है, लेकिन आपकी मेन पहचान क्या है कि मिश्रित वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होगा, दूसरा आश्रित उपवाक्य होगा, ये आपकी मेन पहचान है, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि सूरज निकला इसीलिए अंधेरा भागा। अब अंधेरा क्यों भागा, क्योंकि सूरज निकला। अब सूरज निकला ये आपकी हो गई पहली क्रिया, और अंधेरा भागा वो आपकी होगी दूसरी क्रिया, यानी दूसरी क्रिया पहली वाली क्रिया पर निर्भर कर रही है। तो कहने का मतलब वहां पे क्या हो गया, मिश्रित वाक्य हो गया, ठीक है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह साइकिल मेरी है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो आश्रित उपवाक्य क्या है, आप पहला जो आपका मुख्य उपवाक्य क्या हुआ कि ये जो है आपका मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, ये आपका मुख्य उपवाक्य हो गया। और कि साइकिल मेरी है, ये आपका हो गया आश्रित उपवाक्य। मतलब आपकी साइकिल किस पे निर्भर कर रही है, आपके विश्वास पर निर्भर कर रही है, ठीक है। जो मेहनत करता है वह फल पाता है। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पे जो मेहनत करता है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, जो मेहनत करता है वह फल पाता है। तो यहाँ पर जो फल मिलना किस पे डिपेंड कर रहा है, आपकी मेहनत पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। और एक दूसरे से कनेक्टेड है तो वहां पर क्या हो जाएगा, मिश्रित वाक्य हो जाएगा, एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पर भी ये डिपेंड, वर्षा किस पर डिपेंड कर रही है, आप पर डिपेंड कर रही है। मालूम होता है कि, मालूम क्यों हो रहा है, क्योंकि भाई ऑब्वियस ये है कि आपने बादल वगैरह देखे होंगे, तो ये आपका हो गया मुख्य उपवाक्य, आज वर्षा होगी। वर्षा किस पर डिपेंड करती है, बादल पर डिपेंड करती है। तो मालूम क्यों होता है, क्योंकि आपने बादल देखा होगा, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और हम ले लें, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। अब आप मुझे बताओ फसल किस पर डिपेंड करेगी, बारिश पर डिपेंड करेगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, मिश्रित उपवाक्य हो गया। भाई सिंपल सा ध्यान रखना है, मिश्रित वाक्य में दो उपवाक्य होंगे, एक होगा मुख्य उपवाक्य, एक होगा आश्रित उपवाक्य, यानी दो क्रियाएं होंगी, एक होगी आपकी मुख्य क्रिया, एक होगी आश्रित क्रिया, यानी बाद वाली जो क्रिया होगी वो आपकी पहली वाली क्रिया पर डिपेंड करेगी। ये मैं समझ रहा हूं अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख सकते हो, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्वर युक्त व्यंजन है, स्वर युक्त व्यंजन क्या कहलाता है, आपका अक्षर कहलाता है। जैसे अक्षर में आपका जैसे मान के चलो का है, तो का में आपके दो चीजें हैं, एक तो का हो गया प्लस आ हो गया। तो स्वर, ये तो आपका व्यंजन हो गया, या आपका स्वर हो गया। स्वर युक्त व्यंजन क्या कहलाता है, आपका अक्षर कहलाता है। निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को क्या कहते हैं, तो आपको शब्द कहते हैं। वर्णों का समूह, जैसे मैंने यहाँ लिखा का, मा, ला, ये आपका वर्ण है, इनको अगर मिला करके एक निश्चित शब्द बना दे, का, मा, ल, तो एक यहाँ पे एक निश्चित अर्थ प्रकट करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। अगर हमने इसको मिला करके लिख दिया लमक, तो क्या शब्द होगा, ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये निश्चित अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है। शब्द के कितने भेद होते हैं, शब्द के 8 भेद होते हैं। किसके आधार पर, अर्थ के आधार पर। किताब घर शब्द कैसा है, तो किताब घर जो आपका संकर शब्द है, ठीक है। किताब घर जो आपका संकर, मतलब इसमें दो शब्द मिले हुए होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। तहसीलदार भी क्या है, आपका एक संकर शब्द है। खन
क्या है एक आपका ध्वन्यात्मक शब्द है, मतलब खनखन हो रहा है, कहते नहीं ध्वनि, खनखन की ध्वनि आ रही है तो ध्वन्यात्मक हो गया। रिक्शा एक जापानी भाषा से संबंधित है। बेगम, दरोगा, चाकू किससे संबंधित है? तुर्की भाषा से। बेगम, दरोगा और चाकू तुर्की भाषा से संबंधित है। हिमालय, हिम प्लस आलय यौगिक शब्द है, ठीक है। पीताम्बर, पंचानन, रावण, ये किसी तीसरे की ओर अंक मतलब वो कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो शब्द क्या क्या होते हैं? समास रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आगे आने वाले उसमें, ठीक है। तो हम यहाँ पे सब पढ़ेंगे कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द क्या होते हैं, संकर शब्द क्या होते हैं, सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। आगे देखिए कि अत्यंत में क्या होगा? अति आपका उपसर्ग होगा, निर्वाह में आपका निर उपसर्ग होगा, अध्यक्ष में आपका अधि होगा और 29 में आपका उन उपसर्ग होगा, ठीक है। आगे हम बढ़े, उपसर्गों की संख्या है कितनी? तो उपसर्ग आपके कितने हैं? आपके 3 प्रकार के उपसर्ग हैं। किसमें? हिंदी के उपसर्ग और संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22 है, हिंदी के 10 हैं और उर्दू के उपसर्ग कितने हैं? 19 हैं। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22, हिंदी के 10 और उर्दू के कितने हो गए? 19। अनु उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? बाद में, पीछे या साथ। सु का अर्थ होता है अच्छा, सुंदर या सहज। बा का अर्थ होता है उर्दू, बा एक तरीके से उर्दू उपसर्ग है, ठीक है। अध उपसर्ग संबंधित किससे है? तो हिंदी के उपसर्ग संबंधित है। लुटेरा और ठकुराइन में क्या प्रत्यय है? लुटेरा, टेरा मतलब एरा, ठकुराइन मतलब आयन प्रत्यय। जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगाए जाते हैं तो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जिस प्रत्यय से बने शब्दों से कर्ता का बोध हो, तो कर्ता का बोध होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कृतवाचक कहते हैं, ठीक है। कर्ता का बोध हो, कृतवाचक या कृदंत प्रत्यय कहते हैं, जिसमें एक तरीके से क्या होती है? क्रिया का बोध होता है, क्रिया मतलब क्रिया होती हुई पाई जाती है, उसे हम कृदंत प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के अंत में लगकर उन्हें नए शब्द में बनाते हैं तो तद्धित कहलाते हैं। मैंने बताया था आपको भाई, एक आपके होते हैं कृदंत प्रत्यय या कृत प्रत्यय होते हैं, तो उसमें क्या होता है? धातु के अंत में अगर कोई प्रत्यय लग रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय कहते हैं या कृदंत प्रत्यय कहते हैं। अगर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में कोई प्रत्यय लगा करके नए शब्द बन रहे हैं तो उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहेंगे। और स्त्री प्रत्यय क्या होता है? स्त्री प्रत्यय होता है पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का हम प्रयोग करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? स्त्री प्रत्यय कहेंगे, ठीक है। जिससे समता का बोध हो वे क्या कहलाते हैं? सदृश्यवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। समता का बोध हो। उपसर्ग के अन्य नाम क्या है? मैंने बता ही दिया था, आदि प्रत्यय, व्युत्पत्ति मूलक प्रत्यय या रचनात्मक प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पे अर्थानुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 8 प्रकार के होते हैं। जिन वाक्य में किसी बात का होना पाया जाता है तो विधानार्थक वाक्य कहलाता है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस वाक्य से प्रश्न का भाव प्रकट हो प्रश्नार्थक वाक्य कहलाता है, और जिस वाक्य से संकेत का बोध हो तो उसे हम संकेतार्थक वाक्य कहते हैं। वह क्या सुंदर दृश्य है, तो विस्मयादि बोधक हम कहेंगे, क्योंकि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह आता है, ठीक है। वाक्य के प्रमुख खंड हैं, 2 हैं, उद्देश्य और विधेय। रचना के अनुसार वाक्य कितने भेद हैं मैं बता चुका हूँ। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, 3 भेद होते हैं। पूजा गाना गा रही है, तो यहाँ पे एक आपका विधेय है, एक आपका उद्देश्य और एक आपका विधेय है, तो ये क्या हो गया? आपका साधारण वाक्य हो गया। मतलब एक इसमें करता है, एक ही क्रिया है, तो साधारण वाक्य हो जाएगा। पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है, तो और यहाँ पे जुड़ गया, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य। क्यों? क्योंकि पूजा पढ़ती है और कोचिंग भी पढ़ाती है। यहाँ पर बीच में लग गया समुच्चयबोधक शब्द। और दूसरी बात है कि इसमें दूसरी क्रिया पहली वाली क्रिया पर निर्भर भी नहीं कर रही है, तो ये मिश्रित वाक्य तो हो नहीं सकता। तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा? यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसा वाक्य है? विशेषण उपवाक्य है। तो यहाँ पर जो मोबाइल मेज पर रखी है वह पूजा को पुरस्कार स्वरूप मिली है, तो यहाँ पर आप एक तरीके से उसकी विशेषता बता रहे हो मोबाइल की, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का मतलब जो मोबाइल वही मोबाइल है जो मेज पर रखी है वो पूजा को मिली है, तो वही एक तरीके से विशेष मोबाइल हो गया वो, तो यहाँ पर विशेषण उपवाक्य हो जाएगा। जो, जब, जब की, इसलिए, पर तथा शब्द कैसे कहलाते हैं? संयोजक शब्द, मतलब जोड़ने वाले शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण किए क्या है? आपके विकारी शब्द होते हैं। और समुच्चय बोधक, क्रिया बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द भी कैसे होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। शब्द भाषा की कैसी इकाई है? तो शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। समानता शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो समानता शब्द 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये था आज का वीडियो। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लगाएंगे, ठीक है। तो कल का वीडियो जो आ रहा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा इसी चीज के, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य के। कल मैं आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस
करेंगे, एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।